नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे क्लासेस मेरठ में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आज हमने कुछ अलग सोचा है कि यहां पर आप सभी को जानते हैं ये व्यक्ति कौन है। तो आईएएस में ऑल इंडिया रैंक 18 लाने वाले व्यक्ति हैं हमारे हिंदी माध्यम से आईएएस रवि कुमार सिहाग, है ना। तो इस बंदे के साथ ये जो मुझे क्यूट लगा, ये बड़ा ही बेहतरीन लगा कि कुछ खास जादू नहीं था मेरे पास, कि कुछ खास जादू नहीं था मेरे पास, मेहनत बस मेहनत दिल से करता था। तो समझ पा रहे हैं आप कि कुछ खास जादू नहीं था मेरे पास, पर मैं मेहनत दिल से करता था, है ना। और आपको सुनाना चाहूंगा दूसरा। सबसे पहले बात करेंगे, देखो कभी भी हमारे दिमाग में आता है कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, कितना मन नहीं लगता है ना, कि हम क्या करते हैं रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, है ना। तो उसी रिजल्ट को लेकर मेरे दिमाग में एक एक शानदार सा शेर आ रहा है, तो आपको मैं सुनाना चाहूंगा। और उससे आगे आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो लगभग ये क्लास आज हम पूरी की पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी कर लेंगे, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिलाते हुए, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कि रख हौसला, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस बेहतरीन अच्छे से एक मोटिवेशनल क्यूट के साथ कि कुछ खास जादू नहीं था मेरे पास, बस मेहनत दिल से करता था। आगे हम साथियों पढ़ रहे थे भारत की ट्रैप्स के बारे में। हम काफी सारी ट्रैप्सों को पढ़ चुके थे। मैंने आपको एक तरीका बताया था, कि क्या तरीका बताया था कि ना सुबह शाम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और बाकी आपको ये सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो चलिए देखते हैं साथियों हमारी स्क्रीन पर अगली जो है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो राज्य लिख रहा है आपकी स्क्रीन पर वो है बिहार। बिहार में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं वो बच्चों कौन सी हैं? बेगा, असुर, खोंड, उराऊ, बिरहोर, बंजारा और संथाल। तो कौन कौन सी बिहार में जनजातियां पाई जाती हैं, ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जाती हैं? बेगा, असुर, गोंड, उराऊ, बिरहोर, बंजारा तथा संथाल। तो मुख्य रूप से बिहार में पाई जाने वाली जो ट्राइब्स पाई जाती हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं आपके सीन के सामने है। इसके बाद अगर पहला नंबर बिहार को देते हैं, दूसरे नंबर पर हमारा यहां पर जो आज की क्लास का राज्य हो जाता है वो हो जाता है उड़ीसा। उड़ीसा को साथियों पहले कलिंग के नाम से जानते थे, और जब जब कलिंग की बात आती है तो अशोक का कलिंग युद्ध याद आता है, क्योंकि 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने किस पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। और भारी नरसंहार होने के बाद अशोक के 13वें शिलालेख में इसका जिक्र मिलता है। जब भारी नरसंहार हुआ, अशोक ने धम्म जीवन मतलब धार्मिक जीवन जीने की निर्णय कर लिया। उसी के साथ उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली। वो भारी नरसंहार से व्याकुल व्याकुल हो चुका था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, और उस समय कलिंग पर शासक जो कर रहे थे वो थे आपके नंदराज, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली जो जनजाति हो जाती है वो कोल, फिर गोंड, फिर भूमिज, बगता, डोगारिया और संथाल और पाइक। तो साथियों ये कौन सी है? कोल, गोंड, भूमिज, बगता, डोगारिया, संथाल और पाइक जनजातियां हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों झारखंड की तरफ। झारखंड के देखो, अगर हम बात करें कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री आपको पता होगा, जो आपके कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। उस तरफ हम दूसरी तरफ दूसरा राज्य कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा के अगर मुख्यमंत्री बात करें तो यहां पर बीजू जनता दल से हैं, वो कौन से हैं? नवीन पटनायक। अब झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? हेमंत सोरेन। देखो, झारखंड पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है। कैसी? पहली अगर पेपरलेस कोर्ट की बात करें तो वो बनी है केरल के अंदर, लेकिन अगर पेपरलेस विधानसभा की बात करें कि जहां पर सारा काम कैसे होता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है, तो वहां पर, ठीक है।
तो वो होता है झारखंड के अंदर, और पहली पेपरलेस जो कोर्ट बनी है वो बनी है केरल। तो झारखंड की जनजातियां कौन सी हैं साथियों? सबसे पहले हो जाती है अगारिया, खैरिया, कोड़ाकू, धनवार, मुंडा। मुंडा और गोंड, है ना? तो मुंडा और गोंड, मुंडा हो जाती है साथी, और कौन सी हो जाती है? गोंड। ये मिटा देंगे थोड़ा सा, है ना, गोंडा हो रहा है, जबकि जनजाति कौन सी है? गोंड। चलते हैं आगे की तरफ। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के जो साथियों मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो कौन सी हो जाती है? भील, अगरिया, कोल, गोंड और कराकू। अगर मध्य प्रदेश की ट्राइब्स के बारे में बात करें तो प्रमुख ट्राइब्स के बारे में, तो पहली कौन सी हो जाती है बच्चों? भील, अगरिया, कोल, गोंड और कराकू जनजातियां हो जाती है। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर बात करें कि जो हमारा पांचवा स्टेट लिख रहा है वो कौन सा लिख रहा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं? तो सबसे पहले लिख रहा है चेंचू। चेंचू, लंबादिस, अगारा और भील। देखो साथियों, चेंचू मैं यहां पर लिख रहा हूं, है ना, अगर आपको क्लियर होने में कोई समस्या हो तो ये देख सकते हैं, ये है चेंचू। तो कौन सी है साथियों? चेंचू। चेंचू नाम की जनजाति पाई जाती है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश साथियों एक पहला राज्य बना था जहां पर साथियों पांच उप प्रधानमंत्री, सॉरी, पांच प्रमुख, सॉरी, पांच उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और यहां की जो राजधानी है वो कौन से? आंध्र प्रदेश की। वर्तमान समय पर तेलंगाना स्थित हैदराबाद इसकी राजधानी है। किसकी? आंध्र प्रदेश की। आगे विशाखापट्टनम और अमरावती और आदि जो शहर हैं उनको इसकी राजधानी, 4 से 5 इसकी राजधानी बनाने की बात चल रही है, घोषणा भी हो चुकी है, जैसे जैसे काम होगा। तो मतलब एक ऐसा राज्य जहां पर पहली बार 5 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री नामित हुए, वह राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो यहां पर एक बार फिर से आप देख सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं तो ले लेंगे स्क्रीन शॉट। ठीक है, चल देंगे, एक बार पढ़ लेंगे फिर से दोबारा। ठीक है, चलिए। तो ये इनका सिर्फ याद करने का मेरे प्यारे बच्चों यही तरीका है कि आप इन्हें सुबह शाम एक एक बार क्या करेंगे? पढ़ेंगे ध्यान से। और वो आपकी जो कॉपी होती है उसके पहले पेज पर उत्तर प्रदेश की जनजाति लिख के सारे उत्तर प्रदेश की जनजाति लिख ली। तो बार बार प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि एक बात बोली जाती है कि एक्सपीरियंस इज द बेटर देन नॉलेज। जानकारी से काफी हद तक अच्छा है क्या? आपका अनुभव। आपको जानकारी है कि मोटरसाइकिल में गियर कैसे पड़ते हैं, क्लच कैसे दबाई जाती है, सारी जानकारी है, लेकिन तब तक अगर उसे आप चलाओगे नहीं तो तब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस सेशन नहीं करोगे, है ना, पेपर जैसा माहौल नहीं बनाओगे, फिर आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं, है ना, देख सकते हैं। चलो देखो, अब बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना के साथियों, तेलंगाना में अब तक हम कितने पढ़ चुके थे? 5 पढ़ चुके थे। ठीक है, अगला जो छठा राज्य है आज का हमारा वो है साथियों कौन सा? तेलंगाना। तो तेलंगाना में साथियों अगर हम जनजातियों की बात करें तो पहली जनजाति कौन सी पाई जाती है? बगता नामक जनजाति पाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? बगता नामक जनजाति। फिर कौन सी पाई जाती है? परांगी। और सुरेश रैना से याद कर सकते हैं कि बिहार, तेलंगाना में रैना प्रसिद्ध है, तो सिर्फ ये क्या है? रैना, है ना। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रैना, है ना। आप रैना, अब आप सेना मत समझ लेना, ये क्या है? रैना। तो बगता, परांगी और रैना नामक जनजातियां किसके अंतर्गत पाई जाती हैं? तेलंगाना के अंतर्गत पाई जाती हैं। कौन सी? ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो चेंचू, भील, गोंड, सिद्धि, पनियन और टोडा। टोडा जनजाति पाई जाती है कहां पर? कर्नाटक पर। तो सबसे पहली जनजाति कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? चेंचू। चेंचू कर्नाटक में पाई जाती है, ये दक्षिण भारत में अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। भील, भील जनजाति कर्नाटक के अंतर्गत पाई जाती है। गोंड कर्नाटक में पाई जाती है। आपकी जो सिद्धि जनजाति है ये भी कर्नाटक के अंतर्गत पाई जाती है। फिर साथियों अगर बात करें अगली चौथी जनजाति कौन सी है? पनियन। और इससे आगे वाली जनजाति कौन सी हो जाती है?
टोडा। तो साथियों यहां पर हमने देखा कि चेंचू, भील, गोंड, सिद्धि, पनियन और टोडा नामक जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं? तो कहां पर पाई जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों? कर्नाटक के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। देखो इरुला जनजाति है ना, नीलगिरी पर्वतमाला पर निवास करती थी, तो तीनों राज्यों में मिलेगी, है ना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगर हम इरुला को यहां पे भी जोड़ दें तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, लेकिन इसके कम क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु में सबसे पहली जनजाति याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इरुला जनजाति पहले बड़ी जनजातियों में हम इसको पढ़ चुके थे, थारू, है ना, टोडा के साथ। ठीक है, इरुला जनजाति कहां पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो इरुला जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर, टोडा जनजाति तमिलनाडु के अंदर, कुरुम्बा जनजाति तमिलनाडु के अंदर, और आपकी साथियों कोटा जो जनजाति है ये भी तमिलनाडु के अंदर, और बडंगा और तड़ंगा, तो बडंगा और तड़ंगा से याद कर सकते हैं, तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। ठीक है, केरल। अब बात करें केरल में जनजाति, सबसे पहले देखो सेम सेम दिख रही है, इरुला, कोरुम्बा। आगे देखो एक ये जनजाति कौन सी है साथियों? इस जनजाति का नाम है मोकला, है ना। अगर समझ में ना कोई दिक्कत आए तो यहां पर लिख दे रहे हैं कौन सी जनजाति मेरे प्यारे बच्चों? मोकला। तो मोकला जनजाति पाई जाती है, अयार और नयार, है ना, अयार और नयार नामक जनजाति भी केरल के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ और यहां पर देखते हैं कि अगला हमारा क्या है। ठीक है, यहां पर जो लगभग हमारी सारी जनजाति क्या हो जाएंगी साथियों? कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर एक बार फिर से देखते हैं हम कितनी जनजाति, 9 राज्य कवर हो गए, है ना। ये कौन सा है साथियों? 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें गुजरात के अंदर अगर पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं, तो सबसे पहली जो जनजाति है मेरे प्यारे बच्चों वो है गोंड। तो सबसे पहले कौन सी जनजाति पाई जाती है गुजरात में? गोंड। फिर आपकी दूसरे नंबर आती है आपकी साथियों सिद्धि, फिर आती है रथावा और फिर आती है बड़दा। तो गुजरात के अंतर्गत पाई जाने वाली जनजातियों में सबसे पहली जनजाति कौन सी है? गोंड। और गोंड के बाद सिद्धि, रथावा और बड़दा। गोंड, सिद्धि, रथावा और बड़दा नामक जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं? गुजरात के अंतर्गत। आगे बात करेंगे महाराष्ट्र के अंतर्गत कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत जनजाति पाई जाती है भील, बेगा, अंध, खेरबार, भटेरिया और वर्ली। वर्ली मुंबई आपने नाम सुना भी होगा, वर्ली मुंबई एक वहां पर भी स्थित है, कहां पर? मुंबई के अंदर। तो ये एक जनजाति पाई जाती है वर्ली नाम से, कहां? महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजातियां आपके स्क्रीन के सामने हैं, भील, बेगा, अंध, खेरबार, भटेरिया और वर्ली। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। राजस्थान, राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं? भील, गरसिया, सहरिया, मीणा और पटेलिया। तो पटेलिया नामक जनजाति कहां पर पाई जाती है साथियों? राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है, भील, गरेसिया, सहरिया और मीणा। देखो ये मीणा नामक जनजाति है ना, ये कुछ ट्राइब्स होते हैं, तो यहां पर जो मीणा नामक जनजाति है, मीणा लोगों का उद्धार हो चुका है। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग होते हैं मीणा ठाकुर, तो वहां पर राजस्थान के अंतर्गत यही मीणा किस में आते हैं? एसटी के अंतर्गत आते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में किस में आते हैं? काफी ज्यादा दुखी होते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में इनको जनरल में स्थान दिया गया है। जनरल का मतलब होता है साथियों अनारक्षित, जो किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया हो। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे कभी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी होता क्या है। ठीक है, उससे पहले हमने टॉपिक पर आते हैं। गोवा में पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं? वर्ली और थोड़िया। तो वर्ली और थोड़िया। दादर नगर हवेली की बात करें, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव 26 जनवरी 2020 को 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा क्या किए गए? एक किए गए। ठीक है, और इसमें पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं? थोड़िया, वर्ली, सिंधी। देखो सिंधी 2 बार लिख गया है ना, तो एक बार सिंधी को क्या करेंगे? मिटा देंगे। तो सिंधी लिख गया 2 बार, है ना। सिंधी और नायक नामक जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं? दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव में थोड़िया, वर्ली, सिंधी और नायक। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, निकोबारी, सोमपेन, सेंटलीज, जारवा और ओंग। तो अंडमान में निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाली जनजाति निकोबारी, सोमपेन, सेंटलीज, जारवा और
ओंग। साथियों, मैंने कुछ दिन पहले, लगभग आज से 10 दिन पहले, आपके जो एक हमारे बीच से एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे पहले, मुलायम सिंह यादव, है ना? उन्हें क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। काफी अच्छे नेता थे, काफी संघर्षपूर्ण जीवन गया। विपक्ष के लोग भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, देखो, नेता हो, फिल्म स्टार हो, कोई हो, आज जो हमारे कंट्री है, उसकी मीडिया रैंकिंग जो है वो कितनी है? 152, है ना? 2021 के हिसाब से कितनी है? 152। तो जो लगभग 163-64 देशों की सूची में जो हमारी जो मीडिया की रैंकिंग आती है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, वो कितनी है? 163-64 देश हैं उसके अंदर, तो हमारी कितनी है? 152। ये जो हमारी मीडिया है ना, इसे दो लोगों की समस्या, जो आम समस्या है, काफी ज्यादा बड़ी समस्या है, ये कभी जीवन में दिखाई नहीं देती, है ना? तो मैं कुछ देख पा रहा था, देखो, काफी अच्छे नेता थे, देश को अगर वो देश से गए हैं तो भारी क्षति हुई है। और कोई एक बड़ा राजनेता जाता है तो क्षति होती है, निश्चित सी बात है, क्योंकि उसने देश के लिए किया है, वो हमारे मध्य से चला जाए। लेकिन देखो, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जीवन और मृत्यु सब क्या है? मेरे हाथ में है ना? आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, और क्या कर सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है, ना हवा सुखा सकती है, और ना जल भिगो सकता है। ठीक उसी तरीका से क्या है, इसका मतलब कहने का है, आत्मा अजर और अमर है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एक मीडिया के सहकर्मी थे, उन्होंने एक बात बोली थी, मुझे इस पर काफी ज्यादा, मुझे थोड़ा सा दुख होता है। वो कहती थी कि डिम्पल यादव की आंखें नम हैं, ठीक है? और डिम्पल यादव जो थी उस समय पर शीशे में थी। किस तरीके से? शीशे में थी, मतलब गाड़ी के अंदर बैठी थी, ठीक है? तो मतलब एक चीज देख सकते हैं आप कि डिम्पल यादव या फिर और कोई बीजेपी का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कैंडिडेट हो, कोई वो हो जाए, तो मीडिया को गाड़ी के अंदर से उनकी आंखें नम दिख जाती हैं। लेकिन जो बेरोजगार युवकों की, जो आप जैसे, हम जैसे लोगों की जो समस्याएं हैं, वो ना तो कभी जीवन में दिखती है ना मीडिया को, वो कभी नहीं दिखती। किसानों की समस्याएं कभी नहीं दिखती। आने वाले कुछ दिनों में इतनी भीषण क्या हुई है, बारिश हुई है, कि किसानों की पूरी फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। लेकिन उसको उसको कोई भी मीडिया क्या करेगा? कवरेज नहीं करेगा, है ना? तो ना तो मीडिया कवरेज करेगा, ना ही कोई सांसद विधायक हमारे लिए तैयार होगा। देखो, शिक्षा का मतलब शिक्षित होना नहीं है, आपको एक जागरूकता पैदा करना भी है। अगर आपके मध्य जागरूकता पैदा होगी तो बहुत अच्छी बात आएगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं समझेंगे कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी की, लेकिन हाँ, जब उस मीडिया वालों को गाड़ी के अंदर से डिम्पल यादव के आंसू दिख सकते हैं, तो रोड पर हुए खड्डे भी दिख सकते हैं, किसानों की बाहर खेतों में खराब होती फसल भी देख सकती है, सड़क पर भटकता बेरोजगार युवा भी देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि इनके लिए उन्हें टीआरपी ना मिलेगी, और इनके लिए सरकार उनका मुंह बंद कर देगी, है ना? आज जैसे मीडिया नहीं है। जब 1857 की क्रांति होती थी ना, रोटी और एक कमल, है ना, एक चपाती और एक कमल भेज दिया जाता था, सभी लोग सामने हो जाते थे। अंग्रेज 1857 में ही हमारे देश से बाहर होते। रीजन सिर्फ इतना था कि वो बाहर क्यों नहीं हो पाए। रीजन सिर्फ इतना था साथियों, बाहर नहीं हो पाए कि, देखो, गुजरात के से जो, सॉरी, आपके ग्वालियर के सिंधिया जैसे अन्य बड़े बड़े जो जागीरदार थे, उन्होंने उनका साथ दिया। 1857 क्रांति में कौन कहता है? लॉर्ड कैनिन कहता था कि अगर ग्वालियर का सिंधिया इनके साथ आ जाता है, मुझे रातों रात बिस्तर गोल करना पड़ेगा, है ना? बीडी सावरकर कहते थे कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम है। लेकिन वास्तविक स्थिति में मेरठ से क्रांति चली, आगरा से चली, उधर लखनऊ से चली, जहां से चली, लेकिन इन क्रांतियों का कोई भी सुनियोजित ढंग नहीं था। लोग टुकड़ों में बट बट कर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। यहां पर व्यापारी लोग और जागीरदार लोगों ने कोई भी इसका साथ नहीं दिया था। नहीं, हम 1857 में ही क्या हो जाते? आजाद हो जाते, अगर ये क्रम सही होता, ठीक है? पहले चपाती। तो साथियों, आपके जैसे देश में अब शायद ही संभव हो कि भगत सिंह, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, राजगुरु सुखदेव जैसे व्यक्ति क्या हों, पैदा हों, ठीक है? तो आगे बात करेंगे, हम अपने टॉपिक पर चलेंगे, और जो अगला हमारा टॉपिक होगा, भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में, ठीक है? तो देखो, मीडिया जो है सारी की सारी
बेकार है ना। तो अब मीडिया का हमें क्या करना, पूरी तरह से बाइकआउट करो, छोड़ो, हमें हमें इस मीडिया से कोई लेना देना है नहीं। बाकी अपनी स्टडी पे ध्यान देंगे। और मैं सब लोगों से कहता हूँ कि मेहनत इतनी करो कि रिजल्ट की चिंता मत करो, इतनी मेहनत करो कि रिजल्ट खुद ब खुद मंजिल तुम्हारे कदमों को चूमने लगे। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि जिंदगी के 10 साल नौकरी करो भाई। कितना करनी है जिंदगी के 10 साल नौकरी, बाद में भी करो, साइड बिजनेस चालू करो। और बाद में जो लोग सक्षम हैं, जिन्हें ज्ञान है पॉलिटिक्स का, जिनकी रुचि है, पॉलिटिक्स में चले जाओ। जब तुम प्रधान से लेकर सीएम के पद तक होंगे, तुम्हारे अंदर आग होगी, तो निश्चित ही देश का क्या होगा, विकास होगा। तो देश बदलेगा, आप बदलेंगे, हम बदलेंगे, और मिलकर अपने देश को एक सुंदर और अखंड भारत का निर्माण करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों के बारे में, ठीक है। भारत की वनस्पतियां। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, भारत एक जैव विविधताओं वाला देश है। और भारत में कुछ प्राकृतिक वनस्पति ऐसी पाई जाती हैं जो किसी मानव के बिना हस्तक्षेप के क्या क्या करती हैं, उगती हैं। और काफी लंबे समय तक इनके पेड़ जीवित रहती हैं, और इनके पेड़ों की ऊंचाई काफी ज्यादा अधिक होती है। तो मुझे देंगे 30 सेकंड का समय, मैं तब तक पे लेता हूँ थोड़ा सा पानी, फिर शुरू करेंगे भारत की वनस्पतियों के बारे में, ठीक है, चलिए। जी चलिए शुरू करते हैं साथियों में, भारत की वनस्पतियों के बारे में। भारत में ऐसी वनस्पति पाई जाती हैं जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, जो बिना किसी हस्तक्षेप के लंबे समय तक उगती हैं। और भारत में जैव विविधता पाई जाती है। इसी के कारण भारत में जगह जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। तो चलिए चलते हैं और आपके साथ देखते हैं भारत की वनस्पतियों के बारे में, ठीक है। तो वनस्पति पेड़ पौधों की जो आपकी जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। तो पहला शुरुआत करेंगे हम ग्रीन कलर से, है ना। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति बिना किसी हस्तक्षेप के लंबे समय तक तो भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति बिना किसी हस्तक्षेप के, देखो बिना दो बार लग गया है ना। तो बिना किसी हस्तक्षेप के लंबे समय तक उगती हैं। तो भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति बिना किसी हस्तक्षेप के लंबे समय तक उगती हैं। आगे बात करेंगे मिट्टी तथा जलवायु की विविधता के कारण भारत में
अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति बिना किसी हस्तक्षेप के उगती है, और भारत में जगह जगह पर मिट्टियां पाई जाती हैं, और मिट्टियां और जलवायु के कारण जो मौसम संबंधी क्रियाएं होती है उनके कारण क्या होता है साथियों, भारत में के कारण भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। वनस्पति कराने के बाद में हम भारत की थोड़ी सी किसके बारे में बात करेंगे, फसल चक्र के बारे में भी बात कर लेंगे। भारत में जलवायु भी पाई जाती है। जैसे साथियों उत्तर उत्तर भारत में काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, और उत्तर भारत का भी उत्तरी भाग जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उधर सिक्किम और उधर अरुणाचल प्रदेश काफी ज्यादा ठंडा इलाका है। और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, देखो छोटे छोटे वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स है ना, सेब हो गया, अखरोट हो गया, और ऐसी जो मतलब ड्राई फ्रूट जो मिलते हैं हमें उत्तर भारत के उत्तरी भाग में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम गंगा यमुना के मैदान की, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदान की, पंजाब और इसके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के मैदान की बात करेंगे तो साथियों यहाँ पर पाई जाती हैं आपकी जैसे फसलें है ना, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया। तो अगर हम प्रायद्वीप भारत में जाएं तो अच्छी किस्म की कपास मिलती है, गन्ना मिलता है। मैंग्रोव वनों में जाएं तो वहां पर हमें वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से कि मिट्टी तथा जलवायु भारत में कि जो जलवायु है ना, जल के साथ वायु, तो मौसम भिन्न भिन्न जगह अलग अलग। देखो अगर हम यहाँ पर हमें थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है तो निश्चित सी बात है कि जम्मू कश्मीर में क्या होगी, बर्फ पड़ रही होगी। और जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर, लेह लद्दाख वाले इलाके में तो क्या है, पूरी तरीके से क्या है, बर्फ से ढकी हुई चादर होगी। ठीक है, तो भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां बिना किसी हस्तक्षेप के लंबे समय तक उगती हैं। मिट्टी तथा जलवायु की विविधता के कारण भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। बच्चों अगर यहाँ पर बात करें तो मैं एक शब्द में कुछ मिट्टियां लिख रहा हूँ, और आप बताएंगे भारत में ये इतनी तरह की मिट्टी पाई जाती है नहीं पाई जाती है ना। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं कौन सी, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। इसके दो प्रकार बताए थे मैंने, पहला बताया था बांगर और खादर है ना। फिर दूसरी मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी है ना, जिसे लाल पीली मिट्टी भी कहते थे, लेटेराइट मिट्टी, आगे कौन सी थी साथियों, मरुस्थलीय मिट्टी, एक थी रेह या कल्लर, फिर थी पीट या फिर दलदली मृदा, फिर आपकी थी साथियों पर्वतीय मृदा। तो भारत में लगभग मैंने आपको इतनी ज्यादा मिट्टी करा दी थी कि जलोढ़ मृदा पहली हो जाती है। पहली कौन सी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, जलोढ़ मृदा। तो पहली अगर मृदा की बात करें तो पहली कौन सी हो जाती है, जलोढ़ मृदा। इसके दो टाइप पाए जाते हैं, बांगर और खादर। फिर आपकी होती है कौन सी दूसरी वाली, काली मिट्टी। तीसरी होती है साथियों लाल पीली मिट्टी। चौथी होती है मेरे प्यारे बच्चों कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। पांचवी होती है कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। छठी होती है रेहे या कल्लर। सातवीं होती है पीठ या दलदली मृदा। और आठ मिट्टियां कराई थी तो आठ यहाँ पर पर्वतीय मृदा। जैसा कि आप जानते हैं मैदानी भागों में मिलती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, बांगर, और नवीन को क्या बोलते हैं, खादर। सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में काली मिट्टी। दक्कन के पठार में पाई जाती है सतह जोताई वाली मृदा, और इसकी जल अवशोषण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जैसे ही ये क्या होती है, पानी सूखता है, ये अपने आप फट जाती है। गन्ना और कपास बड़े बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। लाल पीली मिट्टी है ना, लाल पीली मिट्टी मतलब प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। मोटे अनाज धान वान इसमें हो जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी है ना, जिसे मखरेली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों अगर मखरेली मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, काजू होते हैं, कहवा होते हैं, मसाले होते हैं, है ना। चलो, मरुस्थलीय मृदा है ना,
ये देखो, इसकी इस मिट्टी को सिंचित करके इसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जाती है। कम सिंचित वाले स्थानों में इस मिट्टी का निर्माण होता है। रेह या कल्लर, इस भूमि को आप सिंचित करके बढ़ा सकते हैं। और ये कहां पर, गुजरात और सुंदर राय, गुजरात और आपका पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। पीट या दलदली मृदा, क्योंकि देखो इस दलदली मृदा के अंदर क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं, और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, जीवाश्मों का अवशोषण नहीं हो पाता है ना। ठीक उसी तरह से कौन सी मृदा है आपकी, पर्वतीय मृदा। अगर हम पर्वतीय मृदा की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पर्वतीय मृदा जो है ये कहां पर पाई जाती है, तो प्रायद्वीप या भारत और हिमालय के पाद क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। हम बात कर रहे थे, देखो हमने मिट्टी के बारे में लगभग 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे और हमने मिट्टी को एक बार फिर से डिस्कशन कर लिया। कुछ चीजें रह गई हैं, तो संपूर्ण चीजें 5 मिनट कंप्लीट होनी निश्चित नहीं है। तो भारत की पाई जाने वाली वनस्पति, भारत में पाई जाने वाली वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति बिना किसी हस्तक्षेप के उगती हैं। मिट्टी तथा जलवायु की विविधता के कारण अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और साथियों जानेंगे भारत में कौन कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो पहले देखेंगे कौन सा साथियों, भारत में पाई जाने वाली वनस्पति। ये देखो, भारत में पाई जाने वाली वनस्पति, अगर साथियों सबसे पहली वनस्पति की बात करें तो कौन सा आता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो पहला कौन सा आता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरे की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। देखो वर्ष भर भरे रहते हैं, लेकिन पर्णपाती वन जो होते हैं, कि क्या होता है, ये वर्ष में एक बार बसंत ऋतु के समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, और कांटेदार वन का नाम हो और बबूल ना आए तो अलग बात है, बबूल और नीम ना आए तो ठीक है। बबूल हो गया, नीम हो गया, और आपका क्या हो गया, बेर हो गया। ठीक है, सवाना की बात करें है ना, सवाना नामक घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय दक्षिणी, सॉरी उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, हम सवाना कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या बोलेंगे हम, सवाना। यहां पर क्या पाया जाता है साथियों, लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। और आगे हमारा मरुस्थलीय वन, फिर आपका कौन सा है, वेलांचली वन, और उसके बाद पर्वतीय वन। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहला कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय। तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है प्यारे बच्चों, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे देखेंगे साथियों, तीसरा कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। देखो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री साउथ में जो क्या वन पाए जाते हैं, वो सारे कैसे वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन। यानी वो आता है ट्रॉपिकल जोन में पूरा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम उष्ण कटिबंधीय वन, है ना। चौथे की बात की जाए तो चौथा कौन सा हो जाता है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, सवाना। और फिर कौन सा हो जाता है, मरुस्थलीय वन। फिर होता है आपका छठा, सातवां हो जाएगा कौन सा, वेलांचली। इनको मैंग्रोव वनों के नाम से भी जानते हैं, वेलांचली या मैंग्रोव वन। ठीक है, आठवां कौन सा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आठवां जो वन हो जाता है आपका, पांच छह हो गए ना, आठ कहां से हो गए, छह सात, वेलांचली वन। और इसके बाद जो आठवां हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों,
वो 8वां हो जाता है, 7वां हो जाता है पर्वतीय वन। ठीक है, तो 7वां कौन सा हो जाता है साथियों, पर्वतीय वन। चलो, चलिए साथियों, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न वनों की बात करें अगर, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमें थोड़ा थोड़ा जानना हो, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पर देखो वन तो पाए जाते हैं, लेकिन ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ये विकसित होते हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ये विकसित होते हैं, और नॉर्थ ईस्ट भारत में, मतलब उत्तर पूर्वी भारत में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों के लिए कितना होना चाहिए, 22 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, और यहाँ पर जो वर्षा होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। तो कितनी वर्षा होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक। काफी लंबे लंबे पेड़ होते हैं, एबोनी, एनी, अबानास, है ना, रोजवुड, मोगनी नामक वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और इन वृक्षों की साथियों जो औसत ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 50 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, इसी में एक अर्ध सदाबहार वन के नाम से आता है। सदाबहार वन में एक होता है सदाबहार वन, इसका पार्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पार्ट, पहला पार्ट हो गया सदाबहार वन। दूसरा होता है अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वन वहां पर होते हैं जहां पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर यहाँ पर पाए जाने वृक्ष की बात करें तो सडाक हो गया, होलक हो गया, कैल हो गया, और देवदार नामक वृक्ष पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, है ना। तो साथियों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके बारे में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो साथियों ये उत्तर पूर्वी भारत और कहाँ पर, पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, आर्द्र सदाबहार वन और दूसरा होता है साथियों शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, कांटेदार वन से आप समझ रहे होंगे कि कांटेदार वन कौन कैसा होता है, कि जिस वन पर कांटे हों, जैसे बबूल हो गया, बेर हो गया, ठीक है। आगे सवाना, है ना, सवाना वन लंबी घास मरुस्थल में पाए जाने वाले वन, जैसे कि कैक्टस हो गया आपका, नागफनी हो गया, ये सारे जो वन कैसे पाए जाते हैं, ये यही वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे वेलांचली वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं ना। मैंग्रोव वन होते हैं, ये खारे पानी में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमने पर्वतों में पाए जाने वाले पर्वतीय वन कहते हैं, तो इनके बारे में साथियों मेरे प्यारे बच्चों डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से वन होते हैं। ठीक है, चलिए, तो साथियों जो हमारा जो पहला वन है, तो कलर थोड़ा सा हम आज क्या लेंगे, ये ले लेना, चलो। तो साथियों सबसे पहला जो वन पढ़ेंगे हम, तो कौन सा वन पढ़ेंगे, तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदा बहार वन। और मेरे प्यारे बच्चों अगर हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं, तो स्टार बन गया, बताओ क्या क्या देख पा रहे हैं। तो काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है, काफी फेंक रहा है ये भी ठीक है यार, चलो ये ले लेंगे, है ना, बाकी इनको मिटा देंगे। हमारा तो पहला ही वाला ठीक है ना। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्ण कटिबंधीय मेरे प्यारे बच्चों सदाबहार वन में पहला कौन सा आएगा, सदाबहार वन। तो यहां पर स्क्रीन पर देखेंगे आप, तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, सदाबहार वन। तो कौन सा है, सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के अंतर्गत आता है सदाबहार वन। देखो अगर यहां पर इस वन की बात करें तो यहां पर वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक का, क्या मेरे बच्चों, 200 सेंटीमीटर से अधिक, है ना। तो 200 सेंटीमीटर से
अधिक वर्षा होती है यहां पर, है ना। इस वनों को पाए जाने के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। अब यहां पर हम तापमान की बात करते हैं, तो तापमान कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? 22 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। औसत जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 20 से 22 हो, 25 तक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और दूसरी प्रकृति कि इनकी जो लंबाई होती है वो औसतन इन वनों की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? सॉरी, 50 सेंटीमीटर से 50 मीटर से अधिक, है ना। सॉरी, सेंटीमीटर तो होगा नहीं, है ना। 50 मीटर का कोई वृक्ष होता है 50 सेंटीमीटर का? तो होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो सदाबहार वन के बारे में हमने बात की कि यहां पर वर्षा कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक। तापमान कितना होना चाहिए? 22 से अधिक। लंबाई कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से अधिक। अब ये पाए कहां कहां पर जाते हैं, ठीक है। अगर इसके एक विशेष विशेष क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र पाए कहां कहां पर जाते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये कहां पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल। तो कहां पर पाए जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल। तो कहां पर पाए जाते हैं? पश्चिमी ढाल के पश्चिमी घाट पर, है ना। और दूसरा इनका कहां पर पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत। तो कहां पर? उत्तर पूर्वी भारत, है ना। फिर और बात करें तो कहां पर? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। और साथियों हम आगे की बात करें तो कहां पर पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो कहां पर? लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो यहां पर बात करें कि इनके विशेष क्षेत्र हैं, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट, सॉरी, है ना, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, है ना। तो इसे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी भारत। तो कहां पर प्यारे बच्चों? उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह में ये प्रजाति पाई जाती है। और ये वर्ष, सदाबहार वन का मतलब क्या होता है? ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो क्या है ये साथियों? ये वर्ष भर हरे रहते हैं, है ना। अगर इनकी प्रजाति की बात करें तो यहां पर कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती हैं? तो प्रजाति की बात करें तो पहली कौन सी पाई जाती है? रोज उड मोगिनी एबोनी एनी, है ना। तो ये नाम थोड़े से अटपटे से हैं, लेकिन पेपर में पूछा जाएगा तो याद करने पड़ेंगे। तो पेपर में पूछा जाएगा तो याद करने पड़ेंगे, है ना। तो यहां पर जो पाए जाने वाली जो प्रजातियां हैं वो कौन सी हैं? रोज उड मोगनी एबोनी एनी। देखो मोगनी थोड़ा सा लिख रहा है, मैं दोबारा मोगनी को लिखना चाहूंगा। तो मोगनी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर जो पाए जाने वाली पेड़ों की प्रजाति है वो कौन सी है? रोज उड मोगनी एबोनी एनी। तो क्षेत्र पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह में ये वन पाए जाते हैं। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान 22 और लंबाई 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्षा कितनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, है ना। तो कहां पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और उत्तर पूर्वी भारत और कहीं कहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में ये पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और अगला हम देखते हैं अगला हमारा कौन सा है। तो आगे जानेंगे हम किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों? अर्ध सदाबहार वन के बारे में। कौन से? अर्ध सदा बहार। ये ए बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, बे बनाने में। अर्ध सदा बहार वन। अगर मेरे प्यारे बच्चों अर्ध सदाबहार वन की बात करें तो यहां पर वर्षा कितनी चाहिए? तो वर्षा चाहिए साथियों इससे अपेक्षाकृत कम, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। ये भी वर्षा देखो साथियों काफी अच्छी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। नीचे की तरफ कर लेंगे, है ना, क्योंकि ऊंचाई हो जाती है ऊपर की तरफ। यहां पर देखेंगे मैंने कहीं ऊपर तो ना लगा दिया इस वाले में, ठीक है।
ये इसमें ही मैंने ऊपर लगा दिया है, तो ये नीचे लगा रहेगा ज्यादा ही जब ठीक लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम कि अर्ध सदाबहार वन में वर्षा कितनी पाई जाती है, 100 से 200 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ ये कहां पर पाए जाते हैं, तो साथियों ये जो पाए जाते हैं ये भी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं, और कुछ उत्तर पूर्वी भारत में भी पाए पाए जाते हैं। पाए जाने वाली वनस्पतियां कौन सी हैं, सिडार, देवदार, होलक और कैल। ठीक है, तो अगर वनस्पति की बात की जाए तो प्रजाति कौन कौन सी प्रजाति की वनस्पति पाई जाती हैं, तो कौन सी है, सिडार, होलक, कैल। सिडार, होलक, कैल और अंत में साथियों आपका कौन सा, देवदार। तो कौन सी है, और अंतिम कौन सी है साथियों, देवदार, है ना। अगर क्षेत्र की बात करें तो कहां पर पाई जाती है, पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार और आपका उत्तर पूर्वी भारत। तो कहां पर, उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चों आप जानेंगे अर्ध सदाबहार वन वर्षा कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य यहां पर वर्षा होती है। ठीक है, चलिए कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वर्षा होती है। सिडार, देवदार, होलक और कैल नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, अंडमान में निकोबार, उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाने वाली ये वनस्पतियां हैं। तो हम पहला पढ़ चुके हैं साथियों आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो कौन से साथियों, दो कॉलम बना लेंगे और यहां पर डिस्कस करेंगे हम कौन सा, उष्ण कटिबंधीय। काफी ज्यादा ऐड कर दिया, ठीक है, चलिए ऐड तो करने पड़ेंगे, है ना। उष्ण कटिबंधीय है, दर्द हो जाता है यार कान में, है ना। चलिए शुरू करते हैं, और साथियों अब हम पढ़ेंगे कौन सा, उष्ण कटिबंधीय है पर्णपाती वन। तो कौन सा है साथियों आपका, दूसरा उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। साथियों इस वनों के भी दो प्रकार होते हैं, तो दूसरे नंबर का है, ए और बी से कर लेंगे। तो एक तो होता है साथियों आपका आर्द्र पर्णपाती वन, कौन सा, आर्द्र पर्णपाती वन, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। और दूसरा कौन सा है, शुष्क पर्णपाती वन, तो यहां पर लिखूंगा मैं, है ना। तो दूसरा कौन सा है, बी नंबर का, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके के पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है साथियों, यहां पर बात करें कि यहां पर जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं, यहां पर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। कितनी होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर। देखो आर्द्र पर्णपाती वनों की बात करें तो आर्द्र पर्णपाती वनों में साथियों जो वर्षा होती है आपकी, ठीक है, ये होती है साथियों 70 से, सॉरी, 100 से 200 सेंटीमीटर। देखो मैं हमेशा ऊपर लगाता हूँ उसे, कितना, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। तो कहां पर होती है साथियों वर्षा, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये कहां पर पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, और पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट ढाल पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बात करेंगे कहां पर पाए जाते हैं, तो कहां पर पाए जाते हैं, पश्चिमी ढाल के, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। इनमें पाई जाने वाली जो प्रमुख जो वनस्पति हैं वो कौन सी हैं, साल है, सागौन है,
शीशम है, पीपल है, चंदन है और आंवला है ना। साल, सागौन, पीपल, चंदन, सॉरी चंदन और आंवला नामक यहाँ पर क्या पाई जाती है साथियों, वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अगर एक विशेष अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, वह उत्तर पूर्वी भारत। तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत। और आगे बात करें साथियों, क्षेत्र तो हमने जान लिए। अगर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है, कौन कौन सी प्रजाति की यहां पर वनस्पति पाई जाती है? तो देवदार, सॉरी साल, सागौन, साल, सागौन, शीशम, पीपल, आगे उसके में नहीं पहुंचेंगे, महुआ और चंदन। ठीक है, तो वनस्पति पाई जाती हैं साल, सागौन, शीशम, पीपल, महुआ, चंदन और अंतिम रहेगी साथियों कौन सी आपकी? आंवला। देखो वर्ष में एक बार वर्षा ऋतु में ये अपना क्या करते हैं साथियों, अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो वर्ष में क्या करते हैं, एक बार अपने पत्ते क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये गिरा देते हैं, है ना, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए, चलिए, आर्द्र पर्णपाती वन वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी ढाल के पूर्वी घाट पर पाए जाते हैं। साल, सागौन, शीशम, पीपल, महुआ, चंदन, आंवला जैसे यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। आगे बात करेंगे हम, हमारा जो दूसरा इंपोर्टेंट है वो है शुष्क पर्णपाती वन। तो कौन सा है साथियों? शुष्क पर्णपाती वन। तो ये कौन सा है साथियों आपका? शुष्क पर्णपाती वन। अब वर्षा की बात कर ले, कंपेयर कर रहे हैं, तो वर्षा कितनी होती है? 70 से, सॉरी 700 लिख गया है ना, 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। तो वर्षा कितनी होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य क्या होती है? वर्षा होती है। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश व बिहार, तो कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक है, और वनस्पति की बात करें कि यहां पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो साथियों वनस्पति की बात करें तो यहां पर तेंदु, पलाश, अमरताल, बेल और खैर नामक वनस्पति पाई जाती है। तो कौन सी? तेंदु, पलाश, अमरताल, बेल और खैर, है ना। अगर वनस्पति की बात की जाए तो वनस्पति कौन सी पाई जाती है? अभी बताया था ना, तेंदु, पलाश, अमरताल, बेर और खैर, बेर और खैर नामक वनस्पति पाई जाती है ना। ये देखो बेर नहीं है, ये कौन सा है साथियों? ये बेल है ना, अमरताल, और ये है साथियों आपका बेल, है ना, बेल, है ना, जो बेल पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? तेंदु, पलाश, अमरताल, बेर और खैर। शुष्क पर्णपाती वन वर्षा कितनी होती है? 100 से 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश और बिहार। मेरे प्यारे बच्चों कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत क्षेत्र पड़ता है। वनस्पति कौन सी पाई जाती है? तेंदु, पलाश, अमरताल, बेर और खैर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। और हमारा तीसरा जो है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। जिन वनों में कांटे मिलते हैं वही कहलाते हैं कांटेदार वन। जैसे कि आपका इसमें नीम भी आता है, जबकि नीम में कांटे नहीं होते, लेकिन जो आप नीम की छाल होती है आप चढ़ेंगे तो वो काफी हद तक आपके पैरों में चुभती है ना। उसी कारण से ये कांटेदार वनों की स्थिति में आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। साथियों कितने हो गए हमारे? दो कर चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम उष्ण कटिबंधीय कांटेदार
वन। तो तीसरा कौन सा है साथ मेरे प्यारे बच्चों? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ये कर लेंगे। फिर आपको एक चीज सुनाएंगे, काफी ज्यादा हो गया है ना, थोड़ी सी बोरियत से फील हो रही होगी, ये आराम से करेंगे फिर आगे हम चलेंगे। देखो, ये उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में अगर यहाँ पर वर्षा की बात करें तो वर्षा होती है साथियों कितनी, औसतन सिर्फ 50 से 70 सेंटीमीटर। कितनी? 50 से 70 सेंटीमीटर, है ना। तो 50 से 70 सेंटीमीटर के मध्य क्या होती है यहाँ पर? वर्षा होती है, ठीक है। अगर वर्षा की बात करें तो कितनी होती है साथियों? 50 से 70 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। तो कहां पर? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, है ना। अगर यहां पर हम पाई जाने वाली वनस्पति की बात करें, वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कौन सी हो जाती है? बबूल, खजूर, बेर। कौन सी? बबूल, खजूर, बेर, नीम। तो बबूल, खजूर, बेर और नीम, और अंत में आ जाता है साथियों आपका पलास। पलास भी इसी के अंदर आ जाता है ना। कुछ वनस्पतियां कुछ क्षेत्र में पाई जाती हैं तो अलग अलग है ना। पलास हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। पलास हमने किस में पढ़ा था? शुष्क पर्णपाती वनों में हमने पढ़ा था आपका पलास। तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, वर्षा होती है 50 से 70 सेंटीमीटर के मध्य क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और आपका वनस्पति बबूल, खजूर, बेर, नीम, पलास आदि वनस्थली पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें साथ साथ ही देखो, स्वामी विवेकानंद, है ना। स्वामी विवेकानंद से ने एक बात कही थी कि उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति से रुको मत, है ना। तो आपके समक्ष एक छोटी सी शायरी है ना, उसे सुनेंगे, पहले आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप उसका मतलब थोड़ा सा जानेंगे, है ना। साथ ही ये शायरी इस प्रकार है कि खुली आंखों से, देखो ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है, ठीक है। खुली आंखों से मैंने एक ख्वाब देखा, खुली आंखों से मैंने एक ख्वाब देखा, और जमी पर चलता हुआ महताब देखा। तो खुली आंखों से मैंने एक ख्वाब देखा, जमी पर चलता हुआ महताब देखा। और देखो, महताब का मतलब है कि जब एक नायक और नायिका एक दूसरे को देखते हैं, और वो तुलना नायिका की किससे कर रहे हैं? महताब से कर रहे हैं। महताब का मतलब होता है साथियों, अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ थोड़ा सा, ये मुझे बाद में मिटाना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ में ये सारी चीजें नहीं। महताब का मतलब होता है साथियों चांद। महताब का मतलब क्या होता है? चांद, है ना। तो नायक कह रहे हैं नायिका से कि जमी पर चलता हुआ महताब देखा। मतलब वो नायिका उन्हें चांद के रूप में दिखाई दे रही हैं, उनकी सुंदरता की तुलना वो किससे कर रहे हैं? चलिए, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मजा आया होगा थोड़ा सा, है ना। चलिए, थोड़ी सी शायरी हो गई आपकी कि मैंने खुली आंखों से एक ख्वाब देखा, जमी पर चलता हुआ महताब देखा। चलो चलते हैं आगे और जानेंगे साथियों हम सवाना। सवाना, जो आपका साथियों चौथा वन है वो कौन सा है आपका? सवाना। तो अगर इनकी बात करें तो ये वन साथियों उत्तर पश्चिमी भारत में मिलते हैं, है ना। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी भारत में हमें देखने को मिलते हैं, यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ये हमें देखने को मिलते हैं। साथियों इन वनों में क्या पाई जाती है? लंबी लंबी घास पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लंबी लंबी घास पाई जाती है ना। ये वन हमें उत्तर पश्चिमी भारत में देखने को
मिलते हैं। इन वनों में मेरे प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है? इन वनों में लंबी घास पाई जाती है। पाई जाती है। तो इन वनों में साथियों क्या पाई जाती है? लंबी घास पाई जाती है। ठीक है। तो इन वनों में लंबी लंबी घास पाई जाती है। यह उत्तम चरागाह है। कैसे हैं साथियों? ये उत्तम चरागाह है। ठीक है। तो सदाबहार वन, ये वन उत्तर पश्चिमी भारत में देखने को मिलते हैं। अगर उत्तर पश्चिमी भारत की बात की जाए तो मैं अगर एक शब्द में यहां पर आपको क्षेत्र लिखवाना चाहूं तो आप सीधे आएंगे किस पर? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो कौन सा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये वन हमें देखने को मिलते हैं। ये वनों में लंबी लंबी घास पाई जाती है। और ये उत्तम चरागाह का मतलब होता है, उत्तम का मतलब होता है अच्छा, है ना? तो अच्छे चरागे यहाँ हैं और यहाँ पर फसलों के चरने के काम आते हैं। और उष्णकटिबंधीय दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को भी हम सवाना के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी कि सवाना वनों में लंबी लंबी घास पाई जाती है और भारत में ये उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह पर देखने को मिल जाती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना? काफी समय से वहां पर सफाई ना हुई, आपने अपने खेतों के आसपास देखा होगा कि लंबी लंबी घास हो जाती है और वही घास एक बड़े क्षेत्र में हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? सवाना। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और हम जानेंगे किसके बारे में? मरुस्थल के बारे में, है ना? मरुस्थलीय वन। तो आगे हम किसके किसके वन में जानेंगे? पांचवा कौन सा है आपका? मरुस्थलीय वन। देखो यहां पर तो वर्षा की बात ही ना करें तो ही अच्छा है। मतलब वर्षा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है ना? तो मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन अगर पाए जाने की बात की जाए तो क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन का क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान, तो देखो मरुस्थलीय वन के अगर क्षेत्र की बात करें तो पहला कौन सा हो जाता है आपका? राजस्थान व गुजरात। तो कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? राजस्थान व गुजरात में ये पाए जाते हैं। और मतलब ये पूरा इलाका किसका है साथियों? थार मरुस्थल का। जो आपका भारत का रेगिस्तान है, थार मरुस्थल। कुछ हिस्सा इसका भी लगता है। ठीक है। तो थार मरुस्थल का, है ना? आगे बात करें अगर यहां पर पाई जाने वाली वनस्पति की बात करते हैं हम, तो वनस्पति की बात करें तो साथियों वनस्पति कौन सी हो जाती है? कैक्टस, नागफनी और मेरे प्यारे बच्चों अकेसिया। अगर यहां पर हम वनस्पति की बात करें तो कौन कौन सी वनस्पति हो जाती है मरुस्थलीय वन में? राजस्थान व गुजरात में पाए जाते हैं। मतलब सीधे सीधा थार मरुस्थल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थार मरुस्थल वाला ये पार्ट हमें देखने को मिलता है। यहां पर जो वनस्पति पाई जाती हैं वो कौन सी पाई जाती हैं? कैक्टस, नागफनी। मेरे पास फोन है, मैं कॉल कर लूँ। ठीक है चलो। साथियों मरुस्थलीय वन अगर क्षेत्र की बात की थी तो राजस्थान, गुजरात व हार मरुस्थल। वनस्पति कैक्टस, नागफनी और अकेसिया नामक यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? कैक्टस, नागफनी और अकेसिया। ठीक है। चलिए चलते हैं साथियों आगे। हम जानेंगे, देखो मरुस्थलीय वन क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, थार मरुस्थल, वनस्पति कैक्टस, नागफनी और अकेसिया नामक वनस्पतियां यहां पर पाई जाती हैं। ये कांटेदार होते हैं और लगभग 1.5 फुट 2 फुट, है ना, छोटे छोटे। जैसे आपके देखो कैक्टस क्या होता है कि आपकी देखो, देखो आप अगर लड़के हैं, लड़कियों को थोड़ा सा शौक होता है ना, लड़के हैं तो आपकी बहनों ने कभी देखा होगा, हमारी भी दीदी ने क्या कर रखा है
कि एक मटका ले रखा है छोटा सा, है ना, तो मटका ले रखा है और उसमें रेत डाल रखा है और उसी रेत में कुछ कैक्टस पौधे लगा रखे हैं। तो मतलब एक ऐसा होता है लड्डू जैसा, आलू जैसा, और उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, है ना। कैक्टस नागफनी ऐसी होती है फन के हिसाब से, है ना। और फन में समझ लेना कि नागफनी क्या है, फन है, नागिन लहरा लहरा ले रही है, ठीक है। और अकेसिया भी ऐसा ही होता है, ठीक है। कैक्टस से ज्यादा छोटे छोटे मरुस्थलीय वन होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं साथियों मरुस्थलीय वन, और इससे आगे चलेंगे हम पर्वतीय वनों के बारे में, है ना। साथियों पर्वतीय वन से पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, वेलांचली या फिर मैंग्रोव वन। कौन सा, वेलांचली या फिर मैंग्रोव वनों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा कौन सा हो जाता है छठा साथियों, क्योंकि वेलांचली को हम भूल गए थे, है ना। वेलांचली या फिर, सॉरी, कौन सा है, वेलांचली या मैंग्रोव। तो देखो वेलांचली या फिर मैंग्रोव वन कौन से हैं, खारे पानी वाले वनों को वेलांचली या अनूप वन कहते हैं। मैंग्रोव वन बोल दो, अनूप वन कहते हैं। तो कौन से हैं साथियों, अनूप वन कहते हैं। तो कौन से हैं, अनूप वन कहते हैं। तो वेलांचली या फिर अनूप वन कहते हैं। तो वेलांचली या फिर मैंग्रोव या फिर अनूप वन, जहां पर खारा पानी मिल जाएगा और खारे पानी के द्वारा जिन वनों का निर्माण होगा वो वन कहलाएंगे साथियों आपके, कौन से, वेलांचली या फिर अनूप वन। अगर बात की जाए तो ये कहां पर पाए जाते हैं, एक विशेष क्षेत्र की बात की जाए तो कहां पर पाए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टाई प्रदेशों। देखो थोड़ा सा क्लियर लिखेंगे ना यार, ये कलर बदलना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत डल दिख रहा है, ठीक है। तो कौन सा है क्षेत्र, डेल्टाई प्रदेशों। जैसे डेल्टाई प्रदेशों की बात करें, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी का डेल्टा, है ना। आगे बात करें कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा, है ना। तो अगर ये कहां पर पाए जाते हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा। अब सीधे सीधे पांच की जाए, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तो सीधे सीधा आ ही जाएगा। तो समस्या क्या आ रही है, सुंदरवन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल तो आ ही जाएगा। तो इसमें क्या आएंगे, मैंग्रोव वन अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात है। भारत में ये वन कहां पर पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और साथियों आपका कहां पर पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में फैले हुए हैं, ठीक है। तो कहां पर पाए जाते हैं, तो वो डेल्टा ही प्रदेश है कौन सा आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वेलांचली या फिर अनूप वन, वेलांचली या फिर अनूप वन, ये खारे पानी के वनों को क्या कहते हैं, वेलांचली या फिर अनूप वन कहते हैं। ये डेल्टाई प्रदेशों, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाओं में, सुंदरवन के डेल्टा में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर ये साथियों लक्षद्वीप में भी हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला कौन सा साथी हमारा, पर्वतीय वन। तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, पर्वतीय वन। ये आप एक मिनट नोट करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे जब तक इसका आप। चलिए, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं हो कुछ भी वरदान मांगूंगा नहीं। ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे हमारे श्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी 1958 में भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने का जो गौरव है इन्होंने, और जो हमारे जो महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो नोबेल पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया, सॉरी, भारत रत्न से जिन्हें सम्मानित किया गया था, वो थे आपके श्री अब्दुल कलाम आजाद जी, है ना। दोनों व्यक्तियों ने हमें क्या बनाया था, परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया था। तो अब शुरू करेंगे हम किसके बारे में साथियों, पर्वतीय वनों के बारे में, ठीक है। तो पर्वतीय वन, तो साथियों अब कौन से वन पढ़ेंगे हम, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, देखो साथियों पर्वतीय वनों को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, मुख्यतः पर्वतीय वनों को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो दो भागों में डिवाइड किया है हमने पर्वतीय वनों को। सबसे पहला है साथियों उत्तरी पर्वतीय वन, और दूसरा है आपका साथियों, तो आपका सीधा सीधा लिख लेंगे दक्षिण पर्वतीय वन। दक्षिण पर्वतीय वन, अगर मैं यहां पर आपसे बात करना चाहूं कि उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमालय के जो वन आते हैं वो किस में आते हैं, इस पर्वतीय वन में। और जो प्रायद्वीप भारत के पठार और पहाड़ी हैं वो सारे इसमें आते हैं। कौन सा है आपका, प्रायद्वीपीय भारत। अगर बात की जाए तो यहां पर अगर हम खेती की बात की जाए, वनस्पति की बात की जाए, तो यहां पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है ना। टुंड्रा जो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। अगर उससे चलें, चाय बो सकते हैं यहां पर, है ना, बादाम बो सकते हैं, है ना, चाय बो सकते हैं, बादाम बो सकते हैं, अखरोट बो सकते हैं, है ना। तो संपूर्ण ड्राई फ्रूट्स या फिर सेब वेब की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अगर प्रायद्वीप की बात करें तो यहाँ पर हमारी क्या होती है साथियों, काजू होती है ना। कॉफी का मसाला होता है जिसे हम कहवा के नाम से जानते हैं। उधर साथियों हम यहाँ पर मसाले होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ वनस्पति प्रजातियां भी पाई जाती हैं, किसकी प्रजातियां, जनजातियों की प्रजातियां भी पाई जाती है ना। तो काजू होता है, कहवा होता है, मसाले होते हैं, और लौंग वोंग की खेती यहाँ पर होती है। तो उत्तरीय पर्वतीय, सॉरी, पर्वतीय वनों को हमने, जो साथ में हमारा टॉपिक था, हमने दो भागों में बांटा, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। हिमालय के जो वन हैं वो कैसे है ना, उत्तरी पर्वतीय वन, जहां पर चाय बादाम अखरोट सेब आदि की खेती होती है। आपको सब पता है कि ड्राई फ्रूट सारे होते हैं वहीं पर होते हैं, सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स कहाँ पर होते हैं मेरे सारे प्यारे साथियों, वहीं पर होते हैं। प्रायद्वीप भारत में अगर काजू की बात करें, कहवा, कहवा क्या होता है, कॉफी का बीज होता है जिससे क्या बनती है, कॉफी बनती है। और सबसे ज्यादा कर्नाटक में भारत का लगभग 98% क्या मिलता है, सोना भी मिलता है। तो लगभग कितना परसेंट, 98% सोना भी मिलता है। बाकी साथियों एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये मैंने करा नहीं पाया हूं इन्हें। तो आप क्या करेंगे, खुद से इन्हें क्या करेंगे साथियों, खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो इन्हें आप कैसे करेंगे साथियों, खुद से करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें मैंने यहां पर आपको सारी चीजें कंप्लीट करा दी हैं। मेरा एक मानना है कि अभी मेरी सिर्फ मेरे दिमाग से आपके लिए जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज इंपोर्टेंट है, अगले 5 से 7 मिनटों में उसमें भी कंप्लीट करवाकर यहाँ हम करेंगे ज्योग्राफी को एंड। और आगे देखते हैं हम अगले सेशन में पॉलिटी या फिर हिस्ट्री कौन सी चीज शुरू कर पाते हैं। तो आप बता देंगे एक बार, फिर भी हम देख लेंगे कि कौन सी चीज शुरू करने वाले हैं अगले सेशन में, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। ये समझ में आ गया कि पर्वतीय वन, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। तो साथ ही चलेंगे हम, और किसके बारे में चलेंगे, फसल चक्र के बारे में। तो किसके बारे में साथियों, फसल चक्र के बारे में। देखो फसल है ना, फसल चक्र है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों हम किसके बारे में, खरीफ की फसल। देखो साथियों सबके दिमाग में एक जहन में रहता है कि ये फसल क्या है ना। तो खरीफ की फसल, ये फसल साथियों बोई जाती है क्या, जून में, है ना। और लगभग अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाती है ना। तो जून से अक्टूबर का समय थोड़ा सा ठीक लगता है। तो जून से अक्टूबर, है ना, जून से अक्टूबर के समय ये फसल काट ली जाती है, कौन सी, खरीफ की फसल। आप खेती से जुड़े हुए हैं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जून से अक्टूबर के मध्य हम कौन कौन सी फसलों को बो सकते हैं, जून में बो सकते हैं, अक्टूबर में
काट सकते हैं, है ना। अगर फसल की बात करें तो यहां पर होता है धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, अरहर। तो धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, अरहर, मक्का। तो कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? मक्का। तो कौन सी? मक्का, है ना। कपास हो गया? कपास नहीं हुआ, है ना। तो कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? कपास। तो आदि जितनी फसल जून से लेकर अक्टूबर के मध्य होती हैं वो सारी इसी के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो खरीफ की फसल में हमने जाना कि जून में क्या होता है। अगर मैं दूसरे अगर कलर से बात करूं कि जून में क्या होता है? बुवाई। जून में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बुवाई। और अक्टूबर में क्या होता है? कटाई, है ना। मैं सामने हट जाता हूं, बिल्कुल सामने खड़ा हो गया हूं। खरीफ की फसल जून के महीने में बुवाई, जून जून और जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में कटाई। अगर फसल की बात की जाए तो धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, अरहर, मक्का और कपास। देखो कराने का मतलब है आप समझदार हैं, लेकिन पेपर में ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फिर आप कहोगे ये चीजें कराई नहीं और ये चीजें पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये खरीफ की फसल वाली हो गई है, ठीक है। खरीफ की फसल, और इसके बाद आती है आपकी रबी की फसल, है ना। तो कौन सी साथी हो? रबी की फसल। तो कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल। अगर साथियों हम रबी की फसल की बात करें तो पहली अगर रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल की बुवाई कब होती है? वो ये थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा यार। बुवाई की बात करें तो बुवाई कब होती है साथियों? नवंबर में। और कटाई की बात की जाए तो कटाई कब होती है इसकी? अप्रैल में। फसल की बात की जाए तो फसल कौन कौन सी है? तो सीधे सीधे नाम आता है, गेहूं, जौ, सरसों। लगभग सरसों भी तभी तक कटती है ना। गेहूं, जौ, सरसों, जई। गेहूं, जौ, सरसों, जई, गन्ना, चना और मटर। तो कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? गन्ना, चना और मटर, ठीक है। तो गन्ना भी इसी में आता है, किसमें? रबी की फसल में, क्योंकि ठंड में ही ये बोकर पनपता है ना। तो गन्ने को आपने देखा होगा कि आज के समय पर हम किसके साथ? सरसों के साथ गन्ने को कर देते हैं तो बुवाई होती है, लेकिन अगली बार ये नवंबर में कटता है। इसे वार्षिक चक्र कहते हैं। अगर एक बार को हम गन्ने को ना ही शामिल करते हुए, क्योंकि गन्ना कैसी है? एक वार्षिक फसल है। अगर हम इसे गन्ने को शामिल ना करें तो गन्ने को यहां से मिटा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है। तो रबी की फसल की बात की जाए, बुवाई होती है नवंबर में, कटाई होती है अप्रैल में। फसल की बात होती है गेहूं, जौ, सरसों, जई, चना, मटर आदि, है ना। बाकी सारी फसल जितनी आती हैं आप काउंट करके देख सकते हैं कि बाकी फसलें कौन कौन सी आती हैं। तो आप एक खेती संबंध रखते हैं तो आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। खरीफ की फसल, है ना। इसी के साथ हम देख ले रहे हैं, यहां पर देख ले रहे हैं, ज्यादा पेज भरने से कोई फायदा ना। और भरे ले रहे हैं यार, कौन सा कागज खर्च हो रहा है। चलो ठीक है, आगे हम बात करें किसके बारे में? जायद की फसल, है ना। अगर जायद की फसल की बात की जाए तो बुवाई कब होती है? मार्च में। और कटाई कब होती है साथियों? जून में, है ना। अब अगर फसल की बात की जाए तो फसल कौन कौन सी होती है बताने की आवश्यकता नहीं है। खेती संबंध रखते हैं बता ही देना है, फिर भी जिन लोगों को जो शहर से संबंध रखते हैं, जिन्होंने इन फसलों के बारे में ज्ञान नहीं है, उनके लिए है। और जो गांव से हैं उन्हें पता होगा तो वो बताएंगे कमेंट कर कर वो कौन कौन सी फसल होती हैं। तो एक तो होता है आपका खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज। खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज
और साथियों अंत में लिखेंगे क्या? उड़द और मूंग। तो क्या लिखेंगे? उड़द और मूंग, क्योंकि उड़द की दाल और मूंग की दाल होती है इसी समय पर, और फिर फलियां तोड़ने के बाद इसे क्या करते हैं? मिट्टी में ही जुतवा देते हैं। फिर उससे क्या मिलता है? जैविक खाद मिलता है, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? बढ़ाता है। जायद की फसल की बात करें तो बुवाई कब होती है? मार्च में, है ना? दूसरा कलर यूज करेंगे, है ना? तो बुवाई कब होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये वाला ले लें, ठीक है। अगर बुवाई की बात की जाए तो बुवाई कब होती है? मार्च के अंदर, है ना? कटाई की बात की जाए तो कटाई कब होती है? इसमें, है ना? जून के अंदर। अगर फसल की बात करें तो फसल फसल कौन कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो फसल होती है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, उड़द और मूंग, है ना? आज की क्लास में हमने लगभग 18 पेपर तक पहुंच गए हैं, 18 पेज तक, ठीक है। लेकिन 18 पेज आपकी में 10 पेज भरेंगे, लेकिन आज की क्लास जो हुई है अंतिम क्लास थी, बड़ी ही बेहतरीन सेशन हुआ है। और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। उससे पहले हम एक बार इसका रैपिड फायर रिवीजन करते हैं कि कैसे कैसे सारी चीजें कंटिन्यू होती हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए इसको देखो, मैं साइड में हो जा रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पीछे वाले का। सॉरी। फसल चक्र, खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई, और ये खाली छूट गया, और ये एक जायद की फसल होगी, ठीक है। तो चलो, कोई बात ना, इसे खाली रह जाने दो। 17 18 हो गए। फसल चक्र लो, इसे भी लो, इसे भी लो, है ना? एक सेकंड होल्ड करेंगे, फिर हम चलेंगे आगे। चलिए, चलते हैं आगे की तरफ और हम देखेंगे हमने अब तक क्या पढ़ा है, ठीक है। साथियों, शुरुआत की थी हमने रवि कुमार स्वाग जी से, है ना? सॉरी। चलिए, एक बार इस बंदे को ध्यान से देखेंगे, और इसके नीचे लिखा हुआ एक मोटिवेशनल क्यूट है, उसे भी ध्यान से देखेंगे। कुछ खास जादू नहीं था मेरे पास। क्या? कुछ खास जादू नहीं था मेरे पास, मेरे पास बस मेहनत दिल से करता था, है ना? मेरे पास कुछ खास जादू नहीं था, कुछ खास जादू नहीं था मेरे पास। सॉरी, ये थोड़ा सा बिगड़ गया, है ना? तो एक बार क्लियर करो इसे। कुछ खास जादू नहीं था मेरे पास, बस मेहनत दिल से करता था। समझ पा रहे हैं? तो साथियों, यहां पर लिखा है, श्री रवि कुमार सहवाग जी हैं, कि कुछ खास जादू नहीं था मेरे पास, बस मेहनत दिल से करता था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर। ये सारी जनजातियों के बारे में हमने पढ़ा था, तो आपके लिए एक बनता है कि भाई आप इसे कैसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों, इनको सुबह शाम पढ़ेंगे और आराम से ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो समझाने वाली चीज मुझे कुछ लगती नहीं है। आगे मिट्टियों के बारे में बताया था, भारत की वनस्पति। तो भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां बिना किसी हस्तक्षेप के लंबे समय तक उगती हैं। मिट्टी तथा जलवायु की विविधता के कारण भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में हम एक बार डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है। जबकि मिट्टी इसका टॉपिक है, जोड़ता है थोड़ा सा। बिना वनस्पति, बिना मिट्टी की वनस्पति का उपज उपज नहीं सकती। ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पर मिट्टी का जिक्र कर लिया था, लेकिन फिर से हम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम काफी कम बचा है हमारे पास, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है कटिबंधीय कांटेदार वन, सवाना, मरुस्थलीय वन, वेलांचली और फिर पर्वतीय वन, ठीक है। आगे बात करेंगे सदाबहार वन। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो पेड़ों की लंबाई होती है वो 50 मीटर से अधिक होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम ढालों, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रजाति, प्रजाति से अगर हम प्रजाति थोड़ा सा काट दें, तो एक हम एबोनी, है ना? एबोनी, है ना?
और यहाँ पर लिख दें हम क्या साथियों, वनस्पति। तो वनस्पति कौन कौन सी हैं, रोज, उड, मोगनी, एबोनी और एनी। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो प्रजाति, है ना, खाली वनस्पति देखो, है ना, प्रजाति थोड़ा सा वनस्पति की प्रजाति होती है। ठीक है, तो अगर हम वनस्पति की वर्षा की बात करें 100 से 200 सेंटीमीटर वनस्पति सेडार, होलक, केल, देवदार, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी भारत में हमें देखने को मिलती है कौन सी, अर्ध सदाबहार वन, है ना। तो मतलब सदाबहार और अर्ध सदाबहार में कैसा है कि यहाँ पर आधी वर्षा होती है, वहां पर 200 से ज्यादा होती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपात वन, ये वर्ष में एक बार अपने क्या है वृक्षों को गिरा देते हैं। वर्षा यहाँ पर 100 से 200, यहाँ पर 70 से 100, और साल, सागौन, शीशम, पीपल, महुआ, चंदन, आंवला के वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर जो शुष्क पर्णपाती वन है तो उत्तर प्रदेश बिहार में पाए जाते हैं। तेंदु, पलाश, अमरताल, बेल और खैर नामक वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, जिन वनों में कांटे होते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन कहते हैं। 50 से 70 सेंटीमीटर साथियों क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है। कहां पर पाए जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। अगर वृक्षों की बात करें तो बबूल, खजूर, बेर, नीम और पलास नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हमने देखा सवाना, लंबी घास वाले मैदानों को सवाना कहते हैं, और ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। अगर एक बार की बात करें तो साथियों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी या उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं। इन वनों में लंबी घास पाई जाती है, उत्तम चरागाह है। ठीक है, मरुस्थलीय वन राजस्थान, गुजरात व थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो राजस्थान मरुस्थल व थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, वनस्पति कैक्टस, नागफनी और अकेसिया नामक वनस्पति पाई जाती है। वेलांचल अनुबल, खारे पानी वाले मैंग्रोव वनों को वेलांचली या फिर अनुबन कहते हैं। क्षेत्र डेल्टाई प्रदेशों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सुंदरवन का डेल्टा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, उत्तरी पर्वतीय वन, दक्षिणी पर्वतीय वन, काजू, कहवा, मसाले होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, मतलब जितने बार ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो यहीं पर होते हैं। तो जितने बार क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ड्राई फ्रूट्स, है ना। आगे बात करेंगे फसल चक्र। खरीफ की फसल बुवाई कब होती है, जून में, कटाई होती है अक्टूबर में। धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, अरहर, मक्का और कपास आदि की खेती यहाँ पर हमें होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, रबी की फसल। बुवाई होती है नवंबर में, कटाई होती है अप्रैल में। फसल होता है साथियों गेहूं, जौ, सरसों, जई, चना, मटर आदि की यहाँ पर क्या होती है, फसल होती है। आगे अंतिम रूप में हमने बात करी थी किसके बारे में, देखो 17 में तो खाली रह गया है, तो सीरियल से आया 18, है ना, 17 नहीं आया। जो जायद की फसल होती है बुवाई मार्च में, कटाई होती है जून में। फसल की बात करें, खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज और उड़द और मूंग यहाँ पर होती है। तो साथियों अगर मूंग की बात करें तो मूंग किस तरीके से होती है, ठीक है साथियों, आज जो हमने पढ़ा भारत की वनस्पतियां, और हमने जाना किसके बारे में, ये जो भारत में पाई जाने वाली प्रमुख ट्राइब्स के बारे में, है ना। अंतिम रूप से मैं फिर से एक बार डिस्कशन कर चुका हूं, और यहां पर हम फिर से एक बार डिस्कशन करा देते हैं कि साथियों यहां पर जो आपकी जो सीधी सीधी बात है कि सबसे ज्यादा अगर जनजाति की बात करें तो जनजाति, तो यहां पर मैं बात करता हूं सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य, सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य, तो कौन सा है साथियों, ये है आपका सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य, तो ये आपका मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है आपका, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका राज्य है वो है मेरे प्यारे बच्चों मेघालय। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है आपका, मेघालय। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, मेघालय। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है साथियों, मेघालय। ठीक है, चलिए साथियों, साथियों
आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें जो हैं बिल्कुल एक तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे हम कल अगली क्लास में एक नए सेशन के साथ, एक नए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। देख पाते हैं कि आज हम हिस्ट्री शुरू कर पाते हैं या फिर पॉलिटी शुरू कर पाते हैं, लेकिन जो भी शुरू करेंगे बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे। और लगभग हमने आपकी जो ज्योग्राफी क्लासें हैं, तो लगभग साथियों हमने 32 क्लास में क्या करनी है, 32, लगभग 32 क्लास में, है ना। एक दो ऊपर भी हो सकती है, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि हमने ज्योग्राफी कितनी क्लासें की हैं, 32 क्लासें की हैं। आप अगर थोड़ा सा देखो, पहली पहली बार सामने आए हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है ऑफलाइन का हमारे पास काफी ज्यादा अनुभव है। तो आप एक बार कंटेंट कंपेयर करना कि कंटेंट कितना दे पा रहे हैं, कितने तरीके से बेस्ट कंटेंट दे पा रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपके अधिक से अधिक सवाल जो होंगे आपके साथियों सही होंगे। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में। जब तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। थैंक यू सो मच।